उपमा संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 जो 17 अक्टूबर को होने वाली है, उसका संस्कृत विषय से जो लोग भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनका प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आई हूँ। एक प्रैक्टिस सेट और बचेगा। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट हमने सामान्य अध्ययन के और संस्कृत के अपने चैनल पे डालने हैं। मैंने सामान्य अध्ययन के अब तक 9 वीडियो डाल दिए हैं, एक और बाकी है, और संस्कृत के आज 9वां वीडियो है और उसके बाद एक वीडियो और बचेगा। अगर आप इन 10 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पुरानी वीडियोस भी मिल जाए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन बड़े आसानी से मिल जाए और आप अपनी तैयारी को अच्छी कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम सीधे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है कि जो वैकल्पिक विषय होगा उससे बनेंगे कुल 100 प्रश्न। तो हमारा वैकल्पिक विषय है संस्कृत और संस्कृत विषय से हमें 100 प्रश्नों को हल करना है। तो जैसा आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसी के आधार पर प्रश्नों की प्रकृति है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 51 से 56 तक। ये है आपके पद्यांश से। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पद्यांश हो या गद्यांश उसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए। तो चलिए हम पढ़ते हैं पद्यांश को, उसके बाद इससे बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समयम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम, न तथा शीतल सलिलम, न चंदन रसो न शीतला छाया, प्रहलादयति च पुरुषम, यथा मधुर भाषिणी वाणी, अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम प्रियहितम च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपम तप उच्यते। ये था पद्यांश। इससे बनने वाले प्रश्नों को हम देखेंगे और वहीं पे इनके अर्थों को भी देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बन रहा है केन समम तपः न अस्ति। तो ये वाली जो लाइन है पहली वाली, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, अर्थात सत्य के समान कोई तप नहीं तथा विद्या के समान कोई आँख नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येन। फिर है अनुद्वेगकरम इति अत्र कस्य विशेषणम अस्ति। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है। देखिए ये वाली जो लाइन है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रीहितम च यत्, अनुद्वेगकरम इति अत्र वाक्यस्य विशेषणम अस्ति, अर्थात वाक्य का विशेषण अनुद्वेग होगा। अनुद्वेग वाक्य सदा सत्य, प्रिय और हितकारी होता है। देखिए लिखा भी है अनुद्वेग वाक्य सत्यम प्रीहितम च यत्। तो अनुद्वेग वाक्य सदा सत्य, प्रिय और हितकारी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुद्वेगकरम इति कत्र कस्य विशेषणम अस्ति, वाक्यस्य। अगला प्रश्न है कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो इसमें से किस पद में दीर्घ संधि है? तो नास्ति में है। नास्ति पदे दीर्घ संधि अस्ति, अर्थात नास्ति पद में दीर्घ संधि है। इसका सूत्र अकः सवर्णे दीर्घ होगा, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद कोई सवर्ण स्वर आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर ना धन अस्ति, आ धन अ बराबर आ होगा। आ धन अ बराबर क्या हो जाएगा? आ। ठीक। चैव का वृद्धि संधि होगा, विग्रह। यहाँ पे चलिए इतना ही बस जानिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नास्ति।
यहाँ पे दीर्घ संधि है तो चैव में वृद्धि संधि होगी, वांग्मय में व्यंजन संधि होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न अब देखते हैं। नच तत्पुरुष समासस्य उदाहरण किम? तो इसका उदाहरण होगा अनुद्वेगकरम। नच तत्पुरुष समास जिसके पूर्व पद में निषेधार्थक अ या अन शब्द का प्रयोग होता है उसे नच तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका समस्त पद अन उद्वेग होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मनुष्यम किम प्रहलादयति? तो ये लाइन भी हम लोग खोज लें अगर, तो देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन है, प्रहलादयति च पुरुषम यथा मधुर भाषिणी वाणी। अर्थात मनुष्य को मधुर वाणी ही आह्लादित करती है, ना कि शीतल छाया, ना ही शीतल जल और ना ही चंदन का रस। ऊपर वाले से ले लेंगे, न तथा शीतल सलीलम, न चंदन रसो न शीतल छाया, प्रहलादयति च पुरुषम यथा मधुर भाषिणी वाणी। मनुष्य को मधुर वाणी ही आह्लादित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुर वाणी। अगला प्रश्न है नास्ति विद्या समम चक्षु इति वाक्यस्य समानार्थकम वाक्यम किम? तो इसका समानार्थक वाक्य क्या होगा? नास्ति विद्या समम चक्षु इति वाक्यस्य समानार्थकम वाक्यम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। अर्थात विद्या के नष्ट समाप्त हो जाने से मानो नेत्र चले गए। इस वाक्य का समानार्थक वाक्य होगा, देखिए, नास्ति विद्या समम चक्षु का मतलब हो गया कि विद्या के नष्ट हो जाने से मानो नेत्र चले गए। इस वाक्य का समानार्थक वाक्य होगा सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। सभी प्रकार के नेत्र शास्त्र होते हैं। फिर अब हम गद्यांश को पढ़ेंगे और इसके आधार पर बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य जन्म गुजरात प्रान्तस्य करद नामके ग्रामे 31 अक्टूबर 1875 ईस्वीये अभवत्। अस्य प्रारंभिक शिक्षा नडियाद नगरस्य विद्यालये अभवत्। वकील परीक्षाम् उत्तीर्ण अयं विधिशास्त्रस्य अध्ययनाय इंग्लैंड स्थिते मिडिल टेम्पल नामके विद्यालये प्रविष्टवान्। 1913 ईस्वीये अहमदाबादे वकालत कार्यं प्रारब्धवान्। अनन्तरं 1924 ईस्वीये अयं बारदोली ग्रामे स्वराज्य आश्रमस्य स्थापना कृतवान्। कर विरोधिनम् आन्दोलनं कृषकाणां सहयोगेन च कृतवान्। स्वकीये दृढसिद्धान्तै अयं लौह पुरुष इति नाम्ना विख्यातः अभवत्। प्रायशः 600 परिमितानि राज्यानि रियासत् अत्र भारते आसन्। तेषां विलयकार्ये अस्य महाभागस्य महत् योगदानं वर्तते। स्वतन्त्रतायाः आन्दोलने महात्मना गान्धिना सह शरीरेण मनसा च सहयोगी अभवत्। पटेलः अत्यन्त दूरदर्शी स्पष्टवक्ता च आसीत्, अतः भारतस्य प्रथम उप प्रधानमंत्री अभूत्। तो अब हमने इस गद्यांश को पढ़ लिया। अब इससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे और फिर हम इनके अर्थों को भी वहीं पे देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य जन्म कुत्र अभवत्? तो इसका आंसर यहीं पे था। पहली वाली लाइन आप सीधे चले जाइए गद्यांश पे और यहाँ पे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल से जन्म गुजरात प्रांत से करद नाम के ग्रामे। ठीक है, तो ये मिल गया। मैं यहाँ पे इसको वो भी कर दे रही हूँ, आप देख सकते हैं इसको। ये मिल गया आंसर आपको। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा
करद ग्रामे। अगर आप बहुत ध्यान से करेंगे, कुछ लोग व्याकरण के व्याकरणात्मक टिप्पणी में फंस जाते हैं। तो अगर आप मान के चलिए कि अगर आप 2 प्रश्न में फंसते भी हैं तो आपके 3 प्रश्न गद्यांश के, 3 प्रश्न पद्यांश के, ये 10 में से 6 प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा दिमाग लगाकर। पटेलस्य प्रारंभिक शिक्षा यत्र जाता, तो यहाँ पे इसका भी अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए, अस्य प्रारंभिक शिक्षा नडियाद नगरस्य, मिला? इसको भी लगा लीजिए यहीं पे। फिर है वकालत कार्य कदा प्रारब्धम, तो ये भी आपको मिल जाएगा यहीं पे, हम लोगों ने अभी पढ़ा था। 1913 ईस्वीये अहमदाबादे वकालत कार्यम प्रारब्धम, तो इसका आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वीये अहमदाबाद, वकालत का कार्य अहमदाबाद में सन 1913 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न है 1924 ईस्वीये पटेलः कस्य स्थापना कृतवान। तो पहले हम लोग खोज लेते हैं 1924 का वर्णन कहाँ पे है। तो यहाँ पे है 1924 ईस्वीये अयम बारदोली ग्रामे स्वराज्य आश्रम से स्थापना कृतवान। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वराज्य ग्रामे, ये वाला स्वराज्य आश्रमस्य। ठीक है। 1924 में सरदार पटेल स्वराज आश्रम की स्थापना की। सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। उन्होंने विलय के सिद्धांत को भारत में अपनाया। वे लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है स्वकीयई दृढ़ सिद्धांतई पटेलः केन नामना विख्यातः। तो यहीं पे था, देखिए स्वकीय देखिए स्वकीय दृढ़ सिद्धांते अयम लौह पुरुष इति नामना विख्यात अभवत। सरदार पटेल एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। अपने विनिश्चित किए गए सिद्धांत के आगे वे कभी झुकते नहीं थे। जमींदारों की जमींदारी के विलय का प्रावधान उन्होंने ही निश्चित किया था। बहुत विरोध के बाद भी वे अपने कार्य में सफल रहे। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कर विरोधी आंदोलनम कृषकाणाम सहयोगेन यह कृतवान। तो यहाँ पे था ये लाइन, कर विरोधीनम आंदोलनम कृषकाणाम सहयोगेन च कृतवान। कर विरोधीनम आंदोलन कृषकाणाम सहयोगेन च कृतवान, अर्थात कृषकों के सहयोग के लिए कर विरोधी आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। फिर है रियासता नाम भारते विलय यस्य महत योगदानम अस्ति। रियासतों का भारत में विलय के लिए किसका योगदान महान है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। फिर है उपयुक्त गद्यांशस्य शीर्षकम भावितुम शक्यते। क्या होगा इसका? इसका शीर्षक ही हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक सरदार वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए, क्योंकि इस गद्यांश में सरदार वल्लभ भाई पटेल को केंद्रित कर वर्णन किया गया है। अब अगला प्रश्न है, गद्यांश के प्रश्न खत्म हो गए। अब हम देखते हैं व्याकरण के प्रश्नों को, या जो भी आपके सिलेबस के और भी प्रश्न हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों अच की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 9। फिर है निम्नांकित में से कौन प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है? तो यर प्रत्याहार।
टोटल इसमें 32 आते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा इनको सारा। अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद है होंगे, तो आप इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सीधे लिखिए और उसके अंदर को संख्या को काउंट कर लीजिए, जिसका ज़्यादा आएगा उसको आप कर लीजिएगा। फिर है शुद्धम किम, इसमें शुद्ध कौन सा है? वाटिका सुंदरी, वाटिका सुंदरम, वाटिका सुंदरः न कोपि। तो इसका आंसर होगा वाटिका सुंदरी शुद्ध वाक्य है। फिर शुद्धम किम, इसमें शुद्ध क्या है? इसमें रामाय नमः शुद्ध वाक्य है। कारक सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच सूत्र द्वारा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा वषट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ईदृक् इति शब्दस्य अर्थः कः? तो इसका आंसर होगा एतादृश अस्ति। ईदृक् शब्द का अर्थ एतादृश है। साधु वाक्यम किम, छात्रै विद्यालयः गम्यते। यहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। अगला प्रश्न है साधु वाक्य किम, रम्यम शाकुंतलम, अर्थात शुद्ध वाक्य रम्यम शाकुंतलम है। फिर है द्विच द्विचत्वारिंशति इति शब्दः शोधयत। तो इसका आंसर होगा द्विचत्वारिंशत्। द्विचत्वारिंशति इति शब्देन शोधयत रूप द्विचत्वारिंशत् अस्ति। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है 42 और रूप सरित शब्द के समान इसका चलता है। फिर अगला प्रश्न है 10:30 इति घंटा अक्षरै लिखत। तो हो जाएगा इसका 10:30 1929 इति संख्या शब्दै लिखत। 1920 1920 अगला प्रश्न है जानाति इत्यस्य धातु कः। तो इसमें है ज्ञा धातु। इसका रूप चलता है वर्तमान काल में जानाति जानीतः जानन्ति, जानासि जानीथः जानीथ, जानामि जानीवः जानीमः। फिर है तनु धातो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम रूपम किम। तो इसका बनेगा तन्वति। तनोति तनुतः तन्वति, तनोति तनुतः तन्वन्ति, तनोषि तनुथः तनुथ, तनोमि तनुवः तनुम। तो तन्वन्ति जो है तनु धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। अवन्दत इत्यस्य अर्थः कः। तो होगा वन्दते स्म। नदी इत्यत्र का विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। नदी जो है द्वितीया विभक्ति का बहुवचन का रूप है। पंचन शब्दस्य द्वितीया बहुवचनम किम। तो इसका आंसर होगा पंच। प्रथमा में पंच, द्वितीया में भी पंच, तृतीया में पंचाभि, चतुर्थी में पंचभ्यः, पंचमी में पंचभ्यः, षष्ठी में पंचानाम, सप्तमी में पंचसु। रायः इति कस्मिन् वचने अस्ति। तो इसका आंसर होगा बहुवचने। मानि इति पदस्य मूल रूपम किम। मानिन। फिर है षट् शब्दस्य षष्ठी बहुवचनम किम। तो षष्ठ शब्द से षष्ठी बहुवचनम षडाम। फिर है आत्मनि इति शब्द रूपस्य
विभक्ति सप्तमी विभक्ति। आत्मनि यह शब्द रूप आत्मा यानी आत्मन शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। वक्तव्यम अत्राय प्रत्ययः भवति, तो इसमें है तव्यत् प्रत्यय। उद्देश्य इत्यत्र प्रत्ययः कः, तो इसमें है ल्यप प्रत्यय। दुह धातो कत्वा प्रत्यय रूपम किम, दुह धातो कत्वा प्रत्यय रूपम दुग्ध्वा। फिर है पठ धन तुमुन पठितुम श्रु धन क्षत्री, सृण्वन बनेगा। फिर है स्पृहते प्रयोगे का विभक्ति प्रयुज्यते, तो इसका आंसर होगा चतुर्थी विभक्ति। स्पृहते प्रयोगे चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्यते। फिर है अलम शब्द योगे का विभक्ति प्रयुज्यते, तो इसमें तृतीया, अलम शब्द योगे तृतीया विभक्ति प्रयुज्यते, अर्थात अलम बस मत शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है। बिना शब्द योगे का विभक्ति प्रयुज्यते। तृतीया संप्रदान विभक्ति का चतुर्थी। विप्राय गाम ददाति अत्र कारकम, संप्रदान। फिर है कर्मणि, कर्मणि द्वितीया। फिर है कर्तृकरणयोः, कर्तृकरणयोः तृतीया। फिर है कावेरी नदी अत्र कः समासः, तो कावेरी नदी अत्र कर्मधारय। कावेरी नदी इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है, अर्थात एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। अनुसूया इत्यत्र अयम समासः, तो इसमें होगा नच तत्पुरुष समासः। फिर है महापुरुषः इत्यत्र विग्रह वाक्यम किम, महांश्चासौ पुरुषश्च। फिर है राज्ञः समीपम का समस्त पद है उपराजम। हेमघटः शब्द में समास है। हेमघटः शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास है। हेमघटः शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास को समास उसे कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द षष्ठी विभक्ति हो, यथा हेमघटः, राजपुरुष आदि। फिर है हरि शब्द से प्रकाशः का समस्त पद होगा इति हरि। भूतपूर्व पद में समास है, केवल समास। तट्टिका इस सूत्र का उदाहरण है। इष्टुना इष्टु, तट्टिका जो है इष्टुना इष्टु का उदाहरण है। कौन सा पद दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? पित्रादेश, पित्रादेश जो है वो दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, और शेष जो है वो सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। फिर है वृक्षे अस्मिन पद में संधि है। वृक्षे अस्मिन पद में संधि है पूर्व रूप संधि। एंग पदांता दंती सूत्र के अनुसार पदांत एकार या ओकार के बाद यदि अ आए तो दोनों के स्थान में क्रमशः एकार और ओकार हो जाता है, और ये वाला जो चिन्ह है अ की पूर्व उपस्थिति के लिए होता है। जैसे वृक्षे धन अस्मिन का हो जाएगा वृक्षे अस्मिन। हरे अव का क्या हो जाएगा? हरे अव, ऐसे हरे अव। ठीक, तो वृक्षे अस्मिन जो होगा वो आपका हो जाएगा पूर्व रूप संधि का उदाहरण।
फिर है पुनः इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र है। तो ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अढ़। तन मात्रम किस सूत्र का उदाहरण है? तो तन मात्रम जो है वो यरो अनुनासिके अनुनासिकोवा का उदाहरण है। फिर है होत्रिकारः इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र है। तो इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र है अकह श्रवण्ये दीर्घ। फिर है गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है सार्वधातु कार्य धातु कयो। अगला प्रश्न है क धन अ धन क धन श धन आ के योग में कौन सा शब्द बनेगा? तो इसको मिलाएंगे तो कक्षा बनेगा। अगला प्रश्न है अंग एवं अह वर्णों की संज्ञा है। तो अयोगवाह है ये सब। अंग एवं अह वर्णों की संज्ञा अयोगवाह है। अयोगवाह इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी योग्यता संज्ञा में न के बराबर या सार्थक हीन होती है, जबकि अन्य अत एंग च गुण स्यात् गुण संज्ञा अदेंग गुण सूत्र संज्ञा सूत्र है। ठीक है, जबकि आद गुण संधि विधायक सूत्र है। इसी प्रकार वृद्धि रेचि और वृद्धिराचेत सूत्र भी संज्ञा सूत्र एवं विधायक सूत्र हैं क्रमशः। तो अयोगवाह है अंग एवं अह। अकार के कितने भेद होते हैं? तो आकार के 18 भेद होते हैं। भागों वाले तालु आदि में जो अच ऊपरी भाग में बोला जाए उसकी संज्ञा है। तो उसकी संज्ञा है उदात्त। री वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है। अभिनेतागण जहाँ पर नाटक के उपर्युक्त वेशभूषा धारण करते हैं उसे कहते हैं नेपथ्य। नाटक में जो बात सुनाने योग्य नहीं होती है उसे कहते हैं स्वगत। त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। तो त्रिविक्रम भट्ट की रचना है मदालसा चंपू। कर्पूर मंजरी की भाषा है। तो कर्पूर मंजरी की भाषा है शिलालेखीय प्राकृत। प्रवेशक और विष्कंभक का उल्लेख नहीं है। तो कर्पूर मंजरी में प्रवेशक और विष्कंभक का उल्लेख नहीं है। अगले सर्ग की कथा वस्तु कहाँ सूचित की जाती है? तो अगले सर्ग की कथा वस्तु सर्गांत में सूचित की जाती है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। नाट्य शास्त्र को कहा गया है। तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया है। नांदी प्रयुक्त होता है। नांदी नाटक में प्रयुक्त होता है। नल चंपू में किस रस की प्रधानता है? तो नल चंपू में है श्रृंगार रस की प्रधानता। बृहत कथा के लेखक हैं। बृहत कथा के लेखक हैं गुडाढ़। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए मृच्छकटिकम शूद्रक ये सही है। वेड़ी संहार भट्ट नारायण ये भी सही है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ये भी सही है। लेकिन राज तरिंगड़ी क्षेमेंद्र की नहीं है। राज तरिंगड़ी जो है वो कल्हड़ की है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज तरिंगड़ी। फिर है राजा नल के महामंत्री का नाम है। तो राजा नल के महामंत्री का नाम है श्रुतिशील। विभत्स का स्थायी भाव है। विभत्स का स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा। नल चंपू के रचयिता हैं त्रिविक्रम भट्ट। नल चंपू काव्य की नायिका है। तो नल चंपू काव्य की नायिका कौन है? दमयंती। निम्नलिखित में से कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है?
तो वैराग्य शतक, वाक्यपदीयम और पंचतंत्रम, एक मिनट, वैराग्य शतक, वाक्यपदीयम और भट्टिकाव्य, ये सब भर्तृका है। पंचतंत्रम जो है वो विष्णु शर्मा की रचना है। ठीक है, फिर है सुमेलित करना है। तो देखिए, सुबंधु का है वाशवदत्ता, बाण का है हर्षचरितम, दंडी का है काव्यादर्श और अंबिका दत्त व्यास का है शिवराज विजयम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न है, शरीरम तावत दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा जो है दंडी की है। फिर है वीरता स्वभिधाधासु ययार्थी बुद्धते परः, यह किस वृत्ति का लक्षण है? तो यह व्यंजना वृत्ति का लक्षण है। वीरता स्वविधाधासु ययार्थी बुद्धते परः, यह व्यंजना विधि का लक्षण है। अपना अपना अर्थ बोधन करके अभिधा आदि वृत्तियों के शांत होने पर जिससे अन्य अर्थ का बोध होता है, वह शब्द में तथा अर्थादिक में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहलाती है। अगला प्रश्न है, कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, यह सूक्ति कहाँ की है? तो यह शिवराज विजयम की है। फिर है नैषधीय चरित महाकाव्य से नायिका का। तो नैषधीय चरितम की नायिका है दमयंती, नायिका दमयंती है नैषधीय चरितम की। नैषधीय चरितम के रचयिता श्रीहर्ष हैं। इसमें 22 सर्ग हैं। निषद देश के राजा नल का चरित्र वर्णित होने से इस ग्रंथ का नाम नैषधीय चरितम रखा गया। इसके नायक नल हैं जो धीरोदात्त हैं और नायिका दमयंती है। प्रतिनायक के रूप में 4 देवताओं इंद्र, अग्नि, वरुण और यम का वर्णन है। अधोलिखितेषु लघुत्रया नास्ति, तो इसमें से लघुत्रयी नहीं है। कौन सी नहीं है? किरातार्जुनीयम। ठीक है, लघुत्रयी के अंतर्गत किरातार्जुनीयम नहीं आएगा क्योंकि यह बृहत्त्रयी में है। लघुत्रयी में रघुवंशम, कुमार समूह, मेघदूतम आते हैं। अगला प्रश्न है, स्वप्नवासवदत्तम नाटके विदूषकस्य नाम किम वसंतकः, स्वप्नवासवदत्तम का स्वप्न अंक कौन सा है? तो इसका स्वप्न अंक कौन सा है? पंचम। मैं आपको बता दूं कि स्वप्नवासवदत्तम भास का नाटक है। इसमें 6 अंक है। इसके 5वें अंक में उदयन का वासवदत्ता से स्वप्न मिलन होता है, इसलिए स्वप्न वासवदत्तम नाम से अलंकृत है। यह श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। रघुवंश कति सर्गेषु श्री राम कथा वर्णिता कालिदासेन, तो षटत्सु। रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। इसमें मनु के परवर्ती राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम आदि का वर्णन है। इसमें 19 सर्ग हैं। इसमें से श्री राम कथा का वर्णन 6 सर्गों में किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतले धीवर वृत्तान्तः कस्य उदाहरणम् प्रवेशकस्य, क्लेशः फलेन हि पुनर्वतां विधत्ते उक्तिरियमस्ति, कुमार संभवे। महाभारते नलोपाख्यानः कस्मिन् पर्वाणि, तो महाभारत का जो नलोपाख्यान है वो वन पर्व के अंतर्गत आता है। फिर है महाभारते शिशुपाल वध वृत्तांत कस्मिन् पर्वणि वर्तते, तो सभा पर्वणि। शिशुपाल वधम माघ की रचना है। ये 20 सर्गों में है। माघ ने जिस कथानक को आधार मानकर अपने महाकाव्य शिशुपाल वधम की रचना की, वह कथा महाभारत के सभा पर्व में वर्णित है। फिर है कीचकस्य वधम महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि उपवर्णितम, तो ये है कीचक वध विराट पर्वणि। एन शत साहस्री संहिता इति ब्रुवन्ति विपश्चितः, तो इसका आंसर होगा महाभारतम। हृते अपि भारे मह
महत्तस्त्र पाभरादुवाह दुखेन भृशानतं शिरः शिशुपालवधे महाकाव्य इयं वर्णनकेन संबद्धा। तो इसका आंसर होगा यम वाहन महिषेण। माघ कृत शिशुपाल वधम 20 सर्गों का एक अद्वितीय महाकाव्य है। प्रस्तुत अंश शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का 57वें श्लोक से उद्गृत है, जिसमें यमराज द्वारा अपने वाहन महिष के सिंह उखाड़े जाने का वर्णन है। 10 कुमार चरिते अष्टमे उच्छ्वासे विदर्भ देशस्य भोजवंश भूषणस्य कस्य राज्ञः वर्णनम अस्ति। तो इसका आंसर होगा मानसारस्य। 10 कुमार चरितम बाणभट्ट की गद्य रचना है जो गद्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, जिसमें कुल 8 उच्छ्वास हैं और 10 राजाओं का वर्णन है। 10 कुमार चरितम अष्टम उच्छ्वासे विदर्भ देशस्य भोजवंश भूषणस्य मानसारस्य राज्ञः वर्णनम अस्ति। अदर्शनम लोपः। अगला प्रश्न है अर्धमात्र काले नोच्चार्यमाणा वर्णा के। तो इसका आंसर होगा व्यंजनानि। अर्धमात्र काले नोच्चार्यमाणा व्यंजनानि वर्णा अर्थात अर्धमात्रक समय उच्चारण के लिए व्यंजन वर्णों का प्रयोग करते हैं। एकमात्रो भवेद्ध्रस्वो द्विमात्रो दीर्घमुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। अगला है हलो अनंतरा संयोग। ये आखिरी प्रश्न था। हलो अनंतरा संयोग अस्ति अर्थात संयोग। हलो अनंतरा संयोग सूत्र से बीच में किसी स्वर के न रहने पर 2 या अधिक मिले हुए हल व्यंजन संयुक्त कहे जाते हैं। यथा भव्य शब्द में व और य के बीच में कोई स्वर नहीं आया है, इसी को संयुक्त वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हलो अंतरा संयोग। इस प्रकार हमने पाठ्यक्रम में निर्धारित टोटल 100 प्रश्नों को हल कर लिया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप पिछली वीडियो ज़रूर जाकर देखिए। अब एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आपको जाकर सारे वीडियोस को देख लेना चाहिए। हमारे चैनल पे हमने आज का वीडियो लेकर टोटल 9 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। एक अभ्यास सेट और बचेगा, उसको भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको अगर कोई भी समस्या हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।